हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आसान सा है कि फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे करें, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन से अपन इसको बनाएंगे, ठीक है। और इसको अपन यहाँ पर एक और नाम दे रहे हैं फोटो हैलोजिनेशन। तो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हैलोजिनेशन होता है तो उसको अपन यहाँ पर कहेंगे फोटो हैलोजिनेशन। तो देखिएगा, जब हमारे पास कोई भी एल्केन है जिसको हम RH से डिनोट कर सकते हैं, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसी हैलोजन से सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बनते हैं एल्काइल हैलाइड्स। देखिएगा इसके अंदर स्टूडेंट्स एल्काइल हैलाइड्स का मिक्सचर हमको हमेशा मिलता है, यानी कि कभी भी इस रिएक्शन में हमको प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर मोनो हेलो डेरिवेटिव, डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का आपको मिक्सचर बनता है। तो देखिएगा, अगर आपको मोनो हेलो डेरिवेटिव ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप एल्केन की ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं और हैलोजन की कम क्वांटिटी काम में लेंगे। अगर आपको बाद वाले जो पॉली हेलो डेरिवेटिव ज़्यादा बनाने हैं तो फिर आप हैलोजन को ज़्यादा क्वांटिटी में ले लीजिए और एल्केन को कम क्वांटिटी में ले लीजिए। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी फिर भी इसमें प्योर प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। चलिए देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या हो सकती है। अच्छा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में तो होता ही है, ये वेरी हाई टेम्परेचर अगर आपके पास में है तो उसकी प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो देखिएगा इसकी मैकेनिज्म जो है वो क्या हो सकती है। मैकेनिज्म स्टूडेंट्स, जो फोटो हैलोजिनेशन है या कोई भी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन में क्या होता है कि 3 स्टेप होते हैं जनरली। एक होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, एक होता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप और तीसरा होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। देखिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है चेन इनिशिएशन स्टेप। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी कि जब फ्री रेडिकल्स का बनना चालू होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप। देखिए इसमें क्या होगा कि हैलोजन को जो है वो फोटोन की एनर्जी मिलेगी और ये बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा, यानी कि जब फोटोन की एनर्जी इस बॉन्ड को मिलेगी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। होमोलाइसिस का मतलब ये बीच में से ब्रेक होगा, दोनों के शेड इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास ही रहेंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रल स्पीशीज बनेगी जो कि हाईली रिएक्टिव भी होती है, तो इनको अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हैलोजन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुआ। अब स्टेप 2 आता है तो वो होता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। स्टेप 2 है यहाँ पर चेन प्रोपेगेशन स्टेप, यानी कि फ्री रेडिकल्स की चेन जो है वो आगे से आगे बढ़ेगी, प्रोपेगेशन होगा उसका, ठीक है। तो दूसरा जो स्टेप है वो है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप, इसमें क्या होगा, जो ये एक रेडिकल बन गया है, इससे आगे नए नए रेडिकल बनेंगे। सबसे पहले ये एल्केन से रिएक्शन करेगा, ये जो रेडिकल है वो एल्केन से रिएक्शन करेगा। तो देखिएगा किस तरह से एल्केन से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर जो है वो एल्काइल रेडिकल बनेगा और साथ में हैलोजन एसिड बनेगा, ठीक है। एक बार के लिए आप ये भी सोच सकते हैं कि सर इसके अंदर जो है वो एल्काइल हैलाइड बन जाए और जो है वो हाइड्रोजन रेडिकल बन जाए, ये पॉसिबल क्यों नहीं होता है। तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में हो सकता है ये बनता हो, लेकिन इसके बनने से रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन रेडिकल है वो स्टेबल नहीं है, वो तुरंत ही दूसरे हाइड्रोजन रेडिकल से फ्यूज हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बना लेगा, क्योंकि उस रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो रिएक्शन उधर जाएगी बजाय जो है वो एल्केन के आगे रेडिकल्स बनाने के बजाय, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये रिएक्शन जो है वो नेग्लिजिबल होगी या फिर ये नहीं होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो है ऊपर वाली रिएक्शन ही मैन होगी। और एक्चुअल में यही जो स्टेप है वो है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि रिएक्शन की जो रेट है उसको यही स्टेप जो है वो डिटरमाइन करता है। उसके बाद देखिए ये भी हो सकता है यहाँ पर कि जो एल्काइल रेडिकल बना वो हैलोजन के दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको फ्री रेडिकल्स में चेंज करे, यानी कि इस तरह से जो है वो नए रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप में ऐसा नहीं है कि भाई ये 2 स्टेप ही होते हैं, वहां पर बहुत सारे और पैरेलल स्टेप भी हो सकते हैं, जहां पर डाई हेलो, ट्राई हेलो रेडिकल्स की फॉर्मेशन वहां पर हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो स्टेप हमारा है वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तीसरा स्टेप जो आता है वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप,
इसमें क्या होगा कि जो फ्री रेडिकल से प्रोपेगेशन स्टेप में जो बहुत सारे रेडिकल बन गए हैं वो आपस में जुड़कर जो है वो नए नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे। जैसे कि एल्काइल रेडिकल है वो जुड़ गया हाइड्रोजन रेडिकल से और इसने बना लिया यहाँ पर एल्काइल हैलाइड। इसी तरह से एल्काइल रेडिकल दूसरे एल्काइल रेडिकल से भी जुड़ सकता है और यहाँ पर जो है वो हायर एल्केन का फॉर्मेशन भी कर सकता है। इसी तरह से दो हाइड्रोजन रेडिकल आपस में जुड़कर वापस से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगा कि कोई भी दो रेडिकल्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, कोई भी किसी से भी जुड़ सकता है और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो तीनों स्टेप आप देखोगे। अब इसमें कई बार क्या है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से भी आता है कि भाई आपको बहुत सारे स्टेप वहां पर दे देंगे और उसमें से पूछ लेंगे कि भाई कौन सा चेन इनिशियल स्टेप है, कौन सा टर्मिनेशन है और कौन सा प्रोपेगेशन है, ये आपको पूछ सकते हैं। तो पहचानने का बिल्कुल ही आसान तरीका है यहाँ पर कि अगर किसी स्टेप में रिएक्टेंट साइड में कोई रेडिकल नहीं है, ओनली प्रोडक्ट साइड में ही रेडिकल है, तो सीधी सी बात है वो चेन इनिशियल स्टेप ही होगा वहां पर। और अगर मान लो रिएक्टेंट साइड भी आपको रेडिकल दिखाई दे रहे हैं और प्रोडक्ट साइड में भी आपको रेडिकल दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब वो चेन प्रोपेगेशन स्टेप होगा। और अगर मान लीजिए कि रिएक्टेंट साइड ही रेडिकल है, उस साइड नहीं है, तो फिर वो हमारा जो है वो चेन टर्मिनेशन स्टेप होगा। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्टेप जो है वो किस तरह का है। चलिए, तो ये तो सिंपल सी यहाँ पर अपनी मैकेनिज्म हुई। अब हम आगे बात करेंगे रेट ऑफ हैलोजिनेशन की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेट ऑफ हैलोजिनेशन। रेट ऑफ हैलोजिनेशन, ठीक है। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर, जो कि हमारा ये वाला था कि जिसमें एल्केन जो है वो हाइड्रोजन रेडिकल से जुड़कर जो है वो एल्काइल रेडिकल का फॉर्मेशन कर रही थी। इसको हमने कहा था यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो इसी पे डिपेंड करेगी। तो इसमें आपको साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन रेडिकल जो है उसकी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही स्पीड से ये एल्केन से रिएक्शन करके जो है वो आगे रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो रेडिकल बना है एल्काइल रेडिकल, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इस रेडिकल की जो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तभी रेडिकल जो है वो दौड़कर बनेगा, यानी कि स्पीड से वहां पर बनेगा। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए अच्छी रेट होने के लिए। यानी कि यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई रेट ऑफ हैलोजिनेशन, रेट ऑफ हैलोजिनेशन, रेट ऑफ हैलोजिनेशन प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन रेडिकल। एक तो हमारा ये आ गया भैया रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन रेडिकल, और दूसरा आ गया है स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल रेडिकल। दूसरा क्या आ गया है यहाँ पर अपना स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल रेडिकल। तो एल्काइल रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा और ये जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतनी ही रेट यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। अब दोनों के ऑर्डर अपन यहाँ देखें तो हैलोजन रेडिकल्स की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ये होता है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपन देखें तो फ्लोरीन रेडिकल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद में है क्लोरीन रेडिकल, उसके बाद में है ब्रोमीन रेडिकल, उसके बाद में है आयोडीन रेडिकल। तो आप देखिएगा फ्लोरीन रेडिकल इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है जब ये दूसरे किसी रेडिकल से जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, जिस बॉन्ड के बनने में ज्यादा एनर्जी क्या होगी बताओ रिलीज होगी। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबिलिटी पाने के लिए बहुत जल्दी से वहां पर रिएक्शन करेगा, और वो जो है वो बड़ी साइज का है, उसका बॉन्ड वीक होने वाला है, उसमें एनर्जी कम निकलने वाली है जो बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब उसको उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली तो वो धीरे रिएक्शन करेगा, इसको ज्यादा मिलने वाली है तो ये जल्दी रिएक्शन करेगा। तो ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। इसी तरह से अगर साथ में अगर हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो वो भी यही हो जाएगा कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, उसके बाद में क्लोरीन हो गया, उसके बाद में हो गया ब्रोमीन और उसके बाद में हो गया आयोडीन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए आप, कभी भी रिएक्टिविटी को ओनली बॉन्ड एनर्जी से नहीं देखेंगे अपन। अगर रिएक्टिविटी को बॉन्ड एनर्जी देख लिया तो ऑर्डर ये वाला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी तो बॉन्ड तोड़ने में लगती है, उसके बाद में जो नया बॉन्ड बनता है, अगली बार जो बॉन्ड बनाता है उसमें एनर्जी बहुत सारी निकलनी भी चाहिए। तो दोनों प्रोसेस क्योंकि एक साथ होती है तो दोनों प्रोसेस का जो एक तरह से मतलब दोनों प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही अपन देखेंगे कि कौन सा कम रिएक्टिव है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो हो ये वाला आता है। अब हम देख लेते हैं वहां पर जल्दी से कि स्टेबिलिटी का एल्काइल रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो देखिएगा सबसे अगर एल्काइल रेडिकल्स की स्टेबिलिटी की बात करें अपन तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो रेडिकल होंगे जिनके अंदर रेजोनेंस होगा, यानी कि जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होंगे वो रेडिकल जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे वहां पर। तो बेंजाइल रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके अंदर रेजोनेंस ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा एक्सटेंट में होता है, रेजोनेंस में ज्यादा एक्सटेंट में रेजोनेंस होता है। तो ये हमारा हो गया बेंजाइल रेडिकल। इसके अंदर भी अगर मान लीजिए 3 डिग्री बेंजाइल है, 2 डिग्री बेंजाइल है और ये खुद क्या है बताओ 1 डिग्री बेंजाइल है, तो 2 डिग्री इससे भी ज्यादा स्टेबल रहेगा, 3 डिग्री उससे भी क्या रहेगा ज्यादा स्टेबल रहेगा।
बेंजाइल रेडिकल के बाद में देखो यहाँ पर रेजोनेंस दिख रहा है आपको कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो उस फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या है बताओ, कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन रखने वाला ये इसका जो ऑर्बिटल है वो इसके ऑर्बिटल के साथ में कॉन्जुगेशन में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और उसके बाद फ्री होगा और ये क्या करेंगे आप हम शेयर करके यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएंगे और फ्री रेडिकल जो है वो इस कार्बन पर आ जाएगा, उसके बाद पैरा पर आ जाएगा, उसके बाद ऑर्थो पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक्चुअल में स्टेबिलिटी क्यों मिल पा रही है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कमी जो है वो 3 कार्बन पर और बढ़ गई है। इसका मतलब जो कमी है वो कम रह जाएगी। ठीक है, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन बात करें यहाँ पर एल्लाइल रेडिकल की। तो एल्लाइल रेडिकल में जो एक कार्बन इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये 2 कार्बन बटेगा। यानी अगली बार रेडिकल दूसरी जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे उसके अंदर जो है वो ये बॉन्ड टूटेगा इस तरह से और इनके बीच में जो हो पाई बॉन्ड बनेगा। और जैसे आप बात कर सकते हो कि इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा और उधर क्या बन जाएगा बताओ, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इसके अंदर भी इस तरह का रेजोनेंस है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो 2 जगह बट रही है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना इसका, वो 2 जगह बट रहा है और यहाँ पर 4 जगह बट रहा था, तो ऑब्वियसली ये इससे ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद में जो अगला नंबर आता है वो है 3 डिग्री रेडिकल्स का। 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल्स की अपन यहाँ बात कर रहे हैं। ये एल्लाइल था है ना, ये बेंजाइल था। अब एल्काइल की, एल्लाइल में भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का ही ऑर्डर रहेगा। ठीक है, अब एल्काइल रेडिकल 3 डिग्री, उसके बाद में है वो 2 डिग्री रेडिकल आएगा, उसके बाद में आएगा 2 डिग्री रेडिकल, उसके बाद में जो आएगा आपका जो है वो 1 डिग्री रेडिकल, उसके बाद में जो है वो मिथाइल रेडिकल। ठीक है, तो 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो आपको साफ ही दिख रहा है यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो थोड़े बहुत जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से थोड़े बहुत डिसलोकेट होंगे इस कार्बन की तरफ, तो थोड़ी बहुत जो कमी की पूर्ति होगी तो स्टेबिलिटी आएगी इससे। क्योंकि 3 मिथाइल रेडिकल का जो है वो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है तो स्टेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा आएगी। इसके यहाँ पर 2 ही एल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट दिख रहा है, वहां पर 1 का है और वहां पर 1 का भी नहीं है, तो यानी कि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। यहाँ पर आप हाइपर कंजुगेशन से भी जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ज्यादा एक्सटेंट में यहाँ पर क्या होगा बताओ, हाइपर कंजुगेशन होगा, तो इसको स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और वहां पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो हाइपर कंजुगेशन से भी देख सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से भी देख सकते हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट फ्री रेडिकल्स के लिए इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव है। किससे बताओ, हाइपर कंजुगेशन से। बाकी सभी जगह हाइपर कंजुगेशन ज्यादा इफेक्टिव रहता है फ्री जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से। चलिए, तो ये अपन सिंपल देखा कि भाई रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमने चेक कर लिया कि ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए और ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो फिर रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है इससे आपको? ठीक है, इसी में आपको मैं एक और बता दूं आपको कि ये रेडिकल कब बनेगा, जब 3 डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। किसका होगा बताओ, 3 डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। इसका मतलब 3 डिग्री जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे, उसके बाद में 2 डिग्री हाइड्रोजन है, उसके बाद में क्या रहेगा बताओ, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की भी अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपन चेक करें तो 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो एल्केन में ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे फोटो हाइड्रोजन के लिए, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने रेट ऑफ हाइड्रोजन का जो टॉपिक है वो पूरा किया। अब चलिए अपन इसमें आगे चलते हैं। रेट ऑफ हाइड्रोजन के बाद में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर फ्लोरीनेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फ्लोरीनेशन तो फ्लोरीनेशन करवा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं बताओ, एल्केन की रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर फ्लोरीन के साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में या वेरी हाई टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, एल्काइल फ्लोराइड और HF और बहुत सारी यहाँ पर क्या निकलने वाली है बताओ, हीट निकलने वाली है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्चुअली ये एक्सप्लोसिव होती है ना, एक्सप्लोजन हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। जैसे आप रिएक्शन कराते हैं विस्फोट, ब्लास्ट हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, इसको जनरली इस तरह से एल्काइल फ्लोराइड नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि रिस्क रहता है इसके अंदर। फिर भी आपको अगर मान लो कि इसके अंदर किसी रिएक्शन की रेट को कम करना है तो आप थोड़ी बहुत ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिक्सचर की तरह से यहाँ पर अपन यूज में ले सकते हैं। कि क्या काम करेंगे, देखो ऑक्सीजन तो क्या करेगा, खुद फ्री रेडिकल्स बनाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, तो दूसरे फ्री रेडिकल वहां पर ज्यादा क्वांटिटी में बने हुए हैं, जैसे कि फ्लोराइड रेडिकल है, एल्काइल रेडिकल है, उनसे रिएक्शन करके ये उनकी कंसंट्रेशन को कम करना चालू कर देगा। क्या करेगा बताओ, ये एल्काइल और फ्लोराइड रेडिकल, फ्लोरीन रेडिकल की जो कंसंट्रेशन है उसको कम कर देगा, क्योंकि वो इनके साथ में बाइंड होकर इस तरह के रेडिकल बना देगा। ठीक है, फिर दूसरी अपन यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन कैसे काम करेगा, तो नाइट्रोजन भी जो है वो नाइट्रोजन एक्चुअल में कोलिजन्स को कम कर देगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर एल्केन और जो है वो फ्लोरीन रेडिकल के बीच में
टक्करें होने से नए रेडिकल बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आ गया तो ये इनके बीच में जो कोलिजन हो रहे हैं, टक्करें हो रही हैं रेडिकल्स बनाने के लिए, उनको ये कम कर देगा। इसी तरह से फ्लोरीन और एल्काइल रेडिकल के बीच में जो टक्करें हो रही है उनको भी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या कर देंगे, उनको कम कर देंगे। ठीक है, तो ये कोलेजन को कम करता है और वो जो फ्री रेडिकल्स की कंसंट्रेशन को कम करता है। तो इस तरह से ये रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है, और वो एक्सप्रेशन जो है वो नहीं होगा अगर इनकी प्रेजेंस में आप करवा रहे हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि ये एक अच्छा मेथड नहीं है अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। और फिर हम वहां पर आगे बात करेंगे कि स्वाट रिएक्शन से किस तरह से अपन अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हैलोजन एक्सचेंज से बनाएंगे अपन जनरली अल्काइल फ्लोराइड। तो अल्काइल फ्लोराइड के बाद में अपन अगला देख रहे हैं आयोडीनेशन। फ्लोरिनेशन के बाद में नेक्स्ट देख रहे हैं अपन आयोडीनेशन। तो देखना आयोडीनेशन, तो स्टूडेंट्स आयोडीनेशन में अपन क्या करेंगे कि एल्केन की रिएक्शन कराएंगे आयोडीन के साथ में। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, और यहाँ पर अपना बनेगा अल्काइल आयोडाइड और साथ में क्या बनेगा यहाँ पर HI। ठीक है, लेकिन देखो इसमें भी एक रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है कि जो साइड प्रोडक्ट बन गया है HI, वो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बताओ, वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या करेगा, ये इस एल्काइल आयोडाइड का वापस से रिडक्शन कर देगा एल्केन में। ठीक है, यानी कि रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा। ये क्या कर देगा, तो रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा। अगर आपको रिवर्सिबिलिटी को रोकना है, ठीक है, तो आपको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है तो आप कोई वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को काम में ले सकते हैं जो इसको न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड है ना, आयोडिक एसिड HiO3 है ना, पर आयोडिक एसिड HiO4, इस तरह के जो एसिड्स हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो अपन यहाँ पर काम में ले सकते हैं। और ये जो किस तरह से काम करेंगे, ये इस HI का ऑक्सीडेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका ये ऑक्सीडेशन कर देंगे और यहाँ इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे, वाटर प्लस आयोडीन है ना, इसे इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी इनकी प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कराओगे तो इसकी रिवर्सिबिलिटी को आप रोक सकते हैं। फिर भी मैं फिर से कहूंगा कि अल्काइल आयोडाइड बनाने का ये अच्छा मेथड नहीं है, और हम फिंकेलस्टीन रिएक्शन से अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करेंगे तो वो इससे कहीं ज्यादा बेटर मेथड है। चलिए ठीक है, अब अपन आगे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की बात करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन की बात करने से पहले हम एक चीज यहाँ पर क्लियरली समझ लेते हैं कि रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी क्या होता है। क्योंकि उनमें से एक ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है और दूसरा ज्यादा सिलेक्टिविटी दिखाता है, तो उसकी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, पहले ये टॉपिक देख लीजिए, रिएक्टिविटी वर्सेज सिलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी वर्सेज सिलेक्टिविटी। स्टूडेंट देखिएगा, रिएक्टिविटी जो है वो पावर टू फॉर्म प्रोडक्ट फास्ट, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बहुत तेज बनाने की जो पावर है उसको अपन यहाँ पर क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी। ठीक है, और एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को ज्यादा क्वांटिटी में बनाने की जो पावर है उसको अपन यहाँ पर क्या कहेंगे बताओ, सिलेक्टिविटी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी के बारे में अपन क्या लिख सकते हैं, पावर टू फॉर्म प्रोडक्ट फास्ट। प्रोडक्ट को फास्ट बनाने की जो पावर है वो एक तरह से रिएक्टिविटी है। और यहां पर अपन कह सकते हैं पावर टू फॉर्म ए स्पेसिफाइड प्रोडक्ट या स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन ग्रेटर क्वांटिटी, है ना। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ज्यादा क्वांटिटी में बनाने की जो पावर है उसको अपन यहाँ पर कहेंगे सिलेक्टिविटी, कि भाई सिलेक्टिव प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप पहले से ही जानते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद में क्लोरीन है, उसके बाद में क्या है बताओ, ब्रोमीन है, उसके बाद में क्या है बताओ, आयोडीन है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसकी सिलेक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। एक्चुअली अपन यहाँ दिखा सकते हैं रिलेशन को कि रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सिलेक्टिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके। एक्चुअली क्या होगा, 1 अपॉन सिलेक्टिविटी। तो सिलेक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी रिएक्टिविटी। इसका मतलब जिसकी ज्यादा सिलेक्टिविटी, देखो उदाहरण समझिए, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत तेज रिएक्शन कर रहा है, उसके सामने तो 1 डिग्री हाइड्रोजन आ जाओ, 2 डिग्री आ जाओ, 3 डिग्री आओ, सबको क्या करेगा बताओ, एक ही मतलब स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से क्या करेगा, उनको वो रिप्लेस करेगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो सिलेक्ट नहीं करेगा, सिलेक्टिविटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। एक्चुअली फ्लोरीन तो बिल्कुल भी सिलेक्टिव नहीं होता है, इसकी सिलेक्टिविटी 0 होती है। ठीक है, इसकी बहुत ही कम या नेग्लिजिबल सिलेक्टिविटी होती है और ब्रोमीन की ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अपन ऑर्डर लिखे तो आयोडीन की सबसे ज्यादा सिलेक्टिविटी है, उसके बाद में है ब्रोमीन की, उसके बाद में है यहाँ पर क्लोरीन की, उसके बाद में है यहाँ पर फ्लोरीन का। लेकिन आयोडाइड को अपन इस मेथड से ज्यादा बना ही नहीं रहे तो उसकी अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिलहाल अपन क्लोराइड और ब्रोमाइड की बात करेंगे।
कि एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड कैसे बनाएं। तो ठीक है, बताया मैंने आपको कि ये तो बिल्कुल भी सिलेक्टिव नहीं है, सिलेक्टिव है ही नहीं। ये क्या है बताओ, नेग्लिजिबल सिलेक्टिव है। ये क्या बताओ, नेग्लिजिबल सिलेक्टिव है, मतलब बहुत ही कम सिलेक्टिव है, और ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है। ये क्या बताओ, वेरी मच सिलेक्टिव। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि भैया ये वेरी मच सिलेक्टिव है। ठीक है, कि एक सिलेक्टेड प्रोडक्ट को ये ज्यादा बनाएगा और दूसरों को बिल्कुल ही कम या नेग्लिजिबल अमाउंट में वो बनाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्लोरीनेशन, और उससे भी पहले मैं एक आपको डेटा टेबल दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको परसेंट प्रोडक्ट भी बनाना आ जाए कि भाई कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कितनी परसेंटेज में बनेगा। ठीक है, उसके लिए एक डेटा टेबल को आप ध्यान में रखिए। देखिए किस तरह से है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ हेलोजन। ठीक है, यहाँ लिया मैंने फ्लोरीन, यहाँ लिया मैंने क्लोरीन, यहाँ लिया मैंने ब्रोमीन। ठीक है, और इनकी रेट, अपन रिलेटिव रेट देखें अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ लिख रहा हूँ मैं रिलेटिव रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिएगा जनरली क्या होता है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की रेट जो है ज्यादा रहती है, लेकिन फ्लोरीन जैसा कि बताया मैंने आपको बिल्कुल भी सिलेक्टिव नहीं है फ्लोरीन, तो बराबर ही रहती है। अब 1 डिग्री आए, 2 डिग्री आए, 3 डिग्री आए, सभी को बराबर रेट से रिप्लेस करता है। ये वास्तव में या तो एक्सप्लोजन ही होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो क्लोरीन की जो रिलेटिव रेट है वो है 1:3.8:5, है ना, यानी कि 1 डिग्री जो हाइड्रोजन है उससे 5 गुना ज्यादा रेट से वो 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करना चाहेगा, और 3.8 टाइम ज्यादा रेट से वो 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करना चाहेगा। ठीक है, और ब्रोमीन के बारे में आप देखिए 1:80:1600। ठीक है, यानी देखो आप 1 डिग्री के बजाय 1600 ज्यादा स्पीड से जो है 3 डिग्री हाइड्रोजन को वहां पर रिप्लेस करेगा और जो है वो एल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर जब 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, सीधी सी बात है, तो 1 डिग्री वाला जो प्रोडक्ट है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में बनेगा या बहुत ही कम बनेगा। ठीक है, और इसी तरह से 2 डिग्री वाला भी नेग्लिजिबल बनेगा इसके रिस्पेक्ट में भी। तो जहां पर 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों तरह के हाइड्रोजन होंगे, तो आप ओनली 3 डिग्री को रिप्लेस करके ही वहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, और 3 डिग्री अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कि ओनली 2 डिग्री को रिप्लेस करके ही जो बना देंगे प्रोडक्ट, और ये दोनों नहीं है तभी आप 1 डिग्री वाला बनाएंगे, वरना ब्रोमिनेशन में 1 डिग्री वाला आप नहीं बनाएंगे जब तक 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन वहां पर मौजूद है तो। ठीक है, तो इस टेबल का आप ध्यान रखिए, अपन आगे इसको यूज करेंगे। देखिएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से है ये, इसमें कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करें है क्लोरीनेशन की। तो देखिएगा क्लोरीनेशन, ठीक है, तो देखो एक मैं सिंपल रिएक्शन पहले लेता हूं कि अगर मीथेन की रिएक्शन कराएं अपन क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंस में, तो देखिएगा मिथाइल क्लोराइड बनेगा, HCl बनेगा, और मैं ये आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, बहुत सारे बनेंगे, यानी कि इनके साथ साथ अगर और भी अपन प्रोडक्ट की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में मिथाइलिन डाइक्लोराइड भी बनेगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनेगा, CCl4 भी बनेगा, सीधी सी बात है वहाँ पर हाइड्रोजन भी बनेगी, ईथेन भी वहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा अगर आप मीथेन का करा रहे हैं फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन। ठीक है, तो बहुत सारे का मिक्सचर आपको बनेगा। फिर भी आप ये चाहते हैं कि मैं मिथाइल क्लोराइड को ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहूंगा, ठीक है, तो आप मीथेन को ज्यादा क्वांटिटी में ले लीजिए और क्लोरीन को कम क्वांटिटी में ले लीजिए, और फिर आपको ज्यादा क्वांटिटी में क्या मिलेगा बताओ, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, और आप ये चाहें कि भाई वो पॉलीहेलोजन जो कंपाउंड है उनको ज्यादा बनाएंगे अपन, तो इसको ज्यादा क्वांटिटी में ले लीजिए, इसको क्या ले लीजिए बताओ, कम क्वांटिटी में ले लीजिए, और फिर वो प्रोडक्ट आपकी ज्यादा क्वांटिटी में बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो फिर आप ज्यादा क्वांटिटी में किसको बनाएंगे बताओ, मोनोहेलो जो डेरिवेटिव है उसी को प्रिंसिपल प्रोडक्ट आप बताएंगे, अगर आपको कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है तो। चलिए ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। देखिएगा जैसे मान लो मैं यहाँ पर और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लिया मैंने 2-मिथाइल ब्यूटेन। क्या लिया मैंने? 2-मिथाइल ब्यूटेन, या आप इसको आइसोपेंटेन भी कह सकते हैं। ठीक है, 2-मिथाइल
ब्यूटेन, ठीक है। और मैंने आपसे ये कह दिया कि इसकी कराओ क्लोरीन से रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, और सभी पॉसिबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा वो मुझे बताओ। मैं सभी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव जो है वो आप मेरे को बताओ, वो मैंने आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो जब भी क्लोरीनेशन का क्वेश्चन आएगा तो कुछ स्टेप्स मैं आपको देता हूं, उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन पता कर लीजिए, ठीक है। मतलब नंबर क्या मैं लिखूंगा, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, क्या पता कर लीजिए बताओ, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री टाइप के जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, ठीक है, वो पता कर लीजिए। जितने टाइप के हाइड्रोजन वहां पर होंगे उतने ही टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, जितने टाइप के वहां पर मौजूद होंगे। अच्छा, 1 डिग्री के भी एक से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं वहां पर, अभी बात करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, तीसरा, अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करके पूछता है कि भाई कितने बनेंगे प्रोडक्ट है, तो आप स्टीरियो केमिस्ट्री में भी देखेंगे कि भाई कौन कौन सा जो प्रोडक्ट है जो आपने बनाए हैं उनमें से कौन सा कायरल है, यानी ये बताओ कि कौन सा जो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसमें चेक करेंगे उसको। और ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि इसमें कायरल कार्बन होना चाहिए, है ना, कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए, और एलिमेंट और सिमेट्री नहीं होने चाहिए, तो फिर वो मॉलिक्यूल जो वो कायरल होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर किसी के अंदर एक ही कायरल कार्बन है ना, एक से ज्यादा है ही नहीं, ओनली एक है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलिए ठीक है, अब आप देखिएगा ध्यान से, तो स्टीरियो केमिस्ट्री का भी आप ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज आप क्या ध्यान रखेंगे बताओ, स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखेंगे, भाई कौन कौन सा जो है स्टीरियो केमिस्ट्री शो कर रहा है, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका जो है वो एक मिरर इमेज और बनेगा, वहां पर एनेंशियोमर और बनेगा, उसकी भी आप ध्यान रखेंगे। और चौथा अपन क्या कर सकते हैं कि माइनर या मेजर पूछ रहा है आपसे, परसेंट क्वांटिटी पूछ रहा है, तो वो आप बना सकते हैं कि यहाँ पर बात करूंगा कि नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी कौन से के बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको अभी रिलेटिव रेट बताई थी, तो वही रेट की अपन बात करेंगे। तो क्लोरीन के लिए वो रेट क्या थी बताओ, 1:3.8:5, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए थी, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए थी, और ये थी 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन की जो नंबर है उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई जो प्रोडक्ट हमारे बने हैं उसमें से कौन सा कितने % क्वांटिटी में बना है, उसको अभी यहाँ पर अपन जो चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अपन सबसे पहला मैंने टॉपिक क्या बताया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको चेक करना है कि कितने किस तरह के हाइड्रोजन यहाँ मौजूद हैं। तो देखो आप, ये वाला क्या है बताओ, 1 डिग्री है, ये वाला भी क्या है 1 डिग्री है, और ये वाला भी क्या है बताओ 1 डिग्री। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि ये जो 1 डिग्री है वो इस 1 डिग्री से अलग है, दिख रहा है आपको, क्यों? क्योंकि इसके इस 1 डिग्री के आगे तो आपको देखा कि 3 डिग्री कार्बन आ रहा है, और उस 1 डिग्री कार्बन के आगे जो है वो 2 डिग्री कार्बन आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री अलग है, ठीक है। तो ये भी क्या है बताओ 1 डिग्री है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे हैं दूसरे वाले, तो ये कैसा हो गया बताओ 3 डिग्री, और ये क्या हो गया बताओ 2 डिग्री, ठीक है। तो आपको साफ ही दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो ये वाला हो गया जो कि सेम ही होगा, ये 2, ये 3 और ये 4 प्रोडक्ट तो बनते हुए आपको साफ ही दिख रहे हैं। तो इनकी पहले स्ट्रक्चर बना दीजिए, पहले यहाँ से H को रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए किस तरह से, एक तो मेरा ये प्रोडक्ट हो गया, एक तो ये हो गया जब मैंने यहाँ पर Cl जोड़ा, ठीक है। और यहाँ तो एक ही बात है। उसके बाद में एक प्रोडक्ट ये वाला हो गया जब मैंने यहाँ पर जो है वो Cl को जोड़ा है, ठीक है। एक मेरा प्रोडक्ट ये वाला हो गया जब मैंने यहाँ पर जोड़ा इसको, और एक ही मेरा ये वाला हो गया जिसमें मैंने यहाँ पर जोड़ा इसको, ठीक है। तो 4 तो आपको साफ ही दिख गए। अब इसमें आपको ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसके लिए एक और वहां पर बनेगा, है ना, उसका स्टीरियो आइसोमर बनेगा। तो देखिए ध्यान से, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इसके ऊपर क्या जुड़े हुए बताओ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन नहीं है, ठीक है। इसकी अपन बात करें तो इसके ऊपर क्या है बताओ 2 मिथाइल सेम आ गई। ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन या कायरल कार्बन क्या होता है, इसके ऊपर चारों एटम या ग्रुप क्या हो अलग अलग जुड़े हो, तो वही ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल कार्बन होता है, और वही मॉलिक्यूल जो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, यानी कि प्लेन पोलर लाइट को जो वो रोटेट करता है। बात करेंगे अपन आगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये भी कायरल नहीं है, तो ये भी हो गया अपना ऑप्टिकली क्या हो गया इनएक्टिव हो गया, ये भी क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस कार्बन की बात करें तो ये कायरल कार्बन है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक तो जुड़ा हुआ है H, एक जुड़ा हुआ है Cl, उधर मिथाइल जुड़ा हुआ है और इधर आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सारे अलग अलग है, तो ये क्या हो गया अपना बताओ कायरल कार्बन, यानी कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। और देखो उसमें दिख रहा है कि वो भी क्या होगा बताओ ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ये अकेला क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब इसकी 2 फॉर्म बनेगी,
अगर एक R है तो दूसरा क्या बनेगा, S है बनेगा, ये S है तो दूसरा क्या बनेगा बताओ, R बनेगा। ठीक है, तो एक में आप क्या करेंगे, अबव द प्लेन जोड़ेंगे, एक में क्या करेंगे, Cl को कहां जोड़ेंगे, यहाँ पे अबव द प्लेन। ठीक है, और जो दूसरा कंपाउंड होगा उसमें आप Cl को कहां जोड़ेंगे बताओ, बिलो दी प्लेन। दूसरे में आप क्या जोड़ेंगे, इसको बिलो दी प्लेन जोड़ेंगे। ठीक है, तो इससे मोनो हेलो डेरिवेटिव कितने बने, तो 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, अब हम सभी की परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा जो हो कितनी % क्वांटिटी में बनेगा। चलिए अपन बात कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये वाले प्रोडक्ट की अपन सबसे पहले बात करते हैं। तो ये वाले हाइड्रोजन बताओ कितने थे, ये वाले 1 डिग्री कितने थे, 3 इसमें थे और 3 इसमें थे, कितने हो गए बताओ, 6। ठीक है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन ये वाले जो थे वो कितने थे बताओ, 6, जिनको मैंने यहाँ पर ये जो पहला जो प्रोडक्ट बनाया मैंने, ये ए, इनको नाम बताऊँ मैं, ए, ये बी, ये सी और ये डी। सबसे पहले मैं ए प्रोडक्ट की बात करूं तो उसमें उसके अंदर देख रहा हूं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन नंबर कितनी है बताओ, 6। ठीक है, तो 6 के रेशियो से ये जो वो रिप्लेसमेंट होंगे। ठीक है, और इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है बताओ, 1। तो 6 × 1 = कितना आ गया बताओ, 6। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बी प्रोडक्ट की। तो देखो बी के अंदर क्या है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो 3 डिग्री कितने बताओ, एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर, तो नंबर कितनी है बताओ, 3 डिग्री एच की नंबर कितनी है बताओ आपके पास है 1। ठीक है, और इसका फैक्टर कितना है बताओ 5। 3 डिग्री का फैक्टर कितना है बताओ 5। तो 1 × क्या करेंगे हम 5 = कितना आ गया ये 5। उसके बाद में ये वाला देख लीजिए सी कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो सी वाला जो है वो यहाँ से अपन ने बनाया है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बताओ 2। तो 2 फैक्टर कितना है बताओ 3.8 फैक्टर है 3.8। तो ये कितना आ गया 6 और 3 2 6 और 1 कितना हो गया 7। तो ये कितना आ गया बताओ 7.6। तो ये आ गया अपना 7.6। और डी की अपन बात करें तो डी में देखो 3 ही हाइड्रोजन है, जो डी बना रहा है उसके अंदर 3 ही हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, और वो कैसे बताओ 1 डिग्री। तो डी के अंदर भी 1 डिग्री, एच की नंबर कितनी है बताओ 3 और फैक्टर कितना है 1 = कितना आ गया 3। तो परसेंटेज, सभी की परसेंटेज निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपन सबसे पहले इनका सम कर लेंगे। ठीक है, मतलब इस रेशियो बन रहे हैं 6 रेशियो, मतलब ए बी सी डी कंपाउंड के अगर फॉर्मेशन का रेशियो हम पता करें तो 6 रेशियो 5 रेशियो 7.6 रेशियो क्या आएगा बताओ 3 आएगा। ठीक है, आपके पास में रेशियो है तो सभी की परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप इनका सम कर लेंगे। तो ये कितना आ गया बताओ 6 और ये 7 और 3 कितना हो गया 10 और 5 कितना हो गया 15 और 6 कितना हो गया 21। तो ये आ गया अपना 21.6। अब मैं सबसे पहले ए की परसेंटेज लिखूंगा। तो ए 6 रेशियो में बन रहा है, तो ए की परसेंटेज कितनी आ जाएगी मेरी, ए की परसेंटेज कितनी आ जाएगी 6/21.6 इंटू क्या आ जाएगी 100। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। इतना परसेंट तो क्या बनेगा बताओ आपका ए बनेगा। बी के लिए कितना बताओ ये 5, तो ये आ जाएगा अपना 5/21.6 इंटू 100। इससे से आप बी की परसेंटेज आप निकाल सकते हैं कि भाई बी कितना % क्वांटिटी में बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर सी की बात करें तो सी के लिए बताओ कितना है ये 7.6। तो 7.6 अपॉन कितना आ गया 21.6 इंटू क्या आ गया बताओ 100। तो इस रेशियो में परसेंटेज में क्या बन जाएगा आपका सी। और लास्ट बचा है ये वाला, तो इसमें 3/21.6 इंटू 100, तो इतने परसेंट ये बन जाएगा। तो सभी की परसेंट क्वांटिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, बस आपको डेटा टेबल जो बताई थी उसको आपको याद रखना है। इस तरह से अपन अब देख रहे हो कि सभी प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वांटिटी में बन रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत ही कम सिलेक्टिव है। क्या बताओ, ये बहुत ही कम सिलेक्टिव है। यूं कहते हो सिलेक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्टिव किसी एक को सिलेक्ट किया नहीं, सभी के सभी बनाए हैं। अब सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा, तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो है वो इसमें आपको दिख रहा है साफ सबसे ज्यादा बनेगा। उसके बाद में अगला नंबर इसका आएगा, उसके बाद में अगला नंबर इसका आएगा। तो अगर इनके बनने की जो अमाउंट का अगर ऑर्डर पूछे तो सबसे ज्यादा कौन सा बन रहा है बताओ, सी वाला जो ज्यादा बन रहा है। उसके बाद में किसका नंबर आएगा, ए वाले का। उसके बाद में किसका नंबर आएगा, बी का। और सबसे कम कौन सा बनेगा बताओ, डी वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो रिलेटिव अमाउंट का जो ऑर्डर है वो आपको पूछ ले तो आप ऑर्डर भी इजीली यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिएगा आगे कुछ और क्वेश्चंस हम यहां पर कर लेते हैं। परसेंटेज निकालना मैंने आपको सिखाई दिया, परसेंटेज की अब बार बार बात नहीं करेंगे, इसी तरह से निकालेंगे अपन, किसी की भी निकालेंगे तो। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास में ये आ गया कि आपको दे दिया कि भाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन दे दिया, मान लीजिए आपको इसकी रिएक्शन करा रही है वो क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंस में और या वेरी हाई टेम्परेचर पर। तो आपको पूछ लिया कि कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे, ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया। तो सबसे पहले वही आपको चेक करना है। सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं बताओ,
एक प्रोडक्ट तो यहाँ से बनेगा, ठीक है, एक दो, एक यहाँ, एक ये वाला बन जाएगा, दो। इसी में चेक कर लीजिए आप कहाँ का जोड़ूं कि एक नया बने। एक तो यहाँ जोड़ेंगे Cl को तो नया बनेगा, एक यहाँ से रिप्लेस होगा H तो एक नया बनेगा, दो। उसके बाद में यहाँ और यहाँ एक ही बात है, तीन, और यहाँ एक ही बात है, तो कितने हो गए, चार। तो चार तो आपको साफ ही दिख रहे हैं, सबसे पहले वही बना दीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद में अपन चेक कर लेंगे उसमें से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा चार तो हमको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चार प्रोडक्ट। तो देखो एक तो ये हो गया, यहाँ जोड़ा अपन ने, दूसरा ये हो गया, इस अपन ये 3 डिग्री वाला जो है वो बनाया प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरा ये हो गया अपना ये वाला। अच्छा, इसमें क्लोरीनेशन में ही जनरली आपको ये पूछेगा कि भाई कितने बनेंगे, क्योंकि ब्रोमिनेशन में तो दूसरे बिल्कुल ही कम बनते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वहां पर आपको क्वेश्चन ही ना पूछे, ठीक है। और एक अपना देखो जो ये वाला हो गया, यहाँ जोड़ा और एक ये वाला हो गया जब मैंने Cl को यहाँ जोड़ा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इन सब में से कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ये चेक करना है कौन से ऑप्टिकल एक्टिव हैं। तो देखिए सबसे पहले ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 2 H जुड़े हुए हैं, 2 H सेम आ गए, इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है। ये वाले में देखेंगे तो देखिएगा एक तो मिथाइल है, एक Cl है, दोनों डिफरेंट है। लेकिन यहाँ से आप चले आगे, यहाँ से आगे चले कार्बन आया, उधर भी चले कार्बन आया, फिर आगे चले फिर कार्बन आया, उधर भी चले फिर कार्बन आया। इसका मतलब इधर भी सेम आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है बताओ, सेम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा डेफिनेटली, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ये भी क्या हो गया अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव। उनके अंदर चेक करें, देखिएगा यहाँ पर एक क्या है बताओ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इधर से चले तो कार्बन आया, उसके ऊपर मिथाइल आया, इधर से चले तो कार्बन आया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं आपको। इसका मतलब ये क्या होगा बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव। इसी तरह से यहाँ पर भी चलेंगे तो ये वाला भी क्या आएगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इधर से अलग है, इधर से अलग है, और एक H है, तो ये भी क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब इनके दूसरे एनेंशियोमर भी बनेंगे वहां पर, ठीक है। तो दूसरे में क्या करेंगे, एक में अबव द प्लेन जोड़ देंगे, एक में क्या करेंगे आप बिलो द प्लेन जोड़ देंगे। बिल्कुल ही आसान है ये करना, ठीक है। तो एक में आप क्या कीजिए, इसको अबव द प्लेन जोड़ दीजिए, एक में Cl को कहां जोड़ दीजिए, अबव द प्लेन। तो इसका जो दूसरा एनेंशियोमर बनेगा उसमें आप क्या करेंगे, Cl को बिलो द प्लेन जोड़ देंगे। दूसरा जो बनेगा उसमें Cl को आप बिलो द प्लेन जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह से उसमें भी करेंगे, एक को आप जोड़ दीजिए कहां बताओ, अबव द प्लेन, और दूसरा जो आपका बनेगा प्रोडक्ट है उसमें आप जोड़ देंगे इसको कहां बताओ, बिलो द प्लेन। दूसरे में बिलो द प्लेन जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखा कि इसके क्लोरीनेशन से 6 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन गए, वहां पर कितने बन गए, 6 प्रोडक्ट बन गए। टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई, 6। अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पूछता है तो 4 है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री में पूछता है कि आपको स्टीरियो आइसोमर भी बताने साथ में, तो फिर कितने हो गए बताओ, टोटल 6 हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक अपना है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ब्रोमिनेशन में क्या करेंगे अपन कि सबसे पहले तो जब भी किसी एल्केन की रिएक्शन कराएंगे, किससे बताओ, ब्रोमीन से, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बनेंगे बताओ, एल्काइल ब्रोमाइड बनेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं पूछा है तो मोनो एल्काइल ब्रोमाइड जो है उसी को आप बनाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर मैं इसमें आगे चलता हूँ कि जैसे मान लो कि मैंने इसका कराया ब्रोमिनेशन, ठीक है। आइसोब्यूटेन लिया मैंने, क्या लिया है बताओ, आइसोब्यूटेन, ठीक है। और इसकी मैंने ब्रोमीन से करवाई रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में या वेरी हाई टेम्परेचर पर। तो ध्यान रखिए, आप समझिए कि यहाँ पर मैंने ये करवाया तो 3 डिग्री जो हाइड्रोजन है, 3 डिग्री, उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा। इसकी रेट आपको मालूम है कि 1 डिग्री और 3 डिग्री की बात करें अपन, यहाँ पर 2 डिग्री है ही नहीं, तो 1 रेशियो कितना था बताओ, 1600। तो 1 डिग्री वाले कितने हैं, 6, तो 6 × 1 कितना आएगा बताओ, 6। और 3 डिग्री वाला एक ही है, लेकिन रेशियो कितना आ रहा है वहां पर 1600 टाइम। तो आप खुद देख रहे हो कि अगर इनका परसेंटेज निकालेंगे तो ये तो क्या होगा बताओ, नेग्लिजिबल आएगा। तो अगर आपका ब्रोमिनेशन आपसे करवा रहा है ना, तो आप बिना सोचे ही जो सबसे स्टेबल रेडिकल है उसी पे Br को जोड़ देंगे और कहानी खत्म, ठीक है। दूसरा अपन बनाएंगे नहीं क्योंकि वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल बन रहा है। तो प्रिंसिपल जो प्रोडक्ट है वो आपका ये वाला आ जाएगा, ब्रोमिनेशन में जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है वो आपका ये वाला आ जाएगा, Br, ठीक है। तो आप इसका जो है खास ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखिएगा, तो एल्काइल रेडिकल की स्टेबिलिटी के बेस पे ही आंसर दे देंगे जब भी आपको ब्रोमिनेशन पूछेगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, टेबल को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए और देखिए मैं कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल आपको करा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि इसमें आपसे पूछा है कि भाई ब्रोमिनेशन, ये दे दिया आपको, चलो
ये मान लो चलो, ठीक है, ये दे दिया और इसकी रिएक्शन करा दी ब्रोमीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, और आपसे पूछ लिया कि भाई कौन सा जो प्रोडक्ट है वो प्रिंसिपल प्रोडक्ट होगा, ये पूछ लिया आपसे। तो आप देखेंगे इसके अंदर जो वो एलाइलिक रेडिकल बनेगा, आप सभी को मालूम है कि एलाइलिक रेडिकल में क्या होता है बताओ, रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस स्टेबल है। तो ये वाला देखिए, ये वाला देखिए तो 3 डिग्री एलाइलिक है, ये देखे तो क्या बताओ 2 डिग्री एलाइलिक है। अब 2 डिग्री एलाइलिक से स्टेबल कौन सा होता है बताओ, 3 डिग्री एलाइलिक। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं बनेगा, ये भी थोड़ी बहुत बन सकता है, लेकिन ज्यादा ही बनेगा क्योंकि 3 डिग्री भी तो है, और 3 डिग्री में आपको जानते ही हो रिप्लेसमेंट जो ब्रोमीन ज्यादा करेगा 3 डिग्री वाले का, तो प्रिंसिपल तो वही बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा आप ध्यान से, इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आपका ये आ जाएगा, यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी चेक कर लीजिए कि ऑप्टिकलिटी है या नहीं है, तो ये है, ये वाला कार्बन क्या रहेगा बताओ आपका कायरल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मिथाइल जुड़ा हुआ है, इधर Br जुड़ा हुआ है, इधर से अलग आ रहा है, उधर से क्या आ रहा है बताओ, अलग आ रहा है। तो इसमें अगर ये अबव दी प्लेन जुड़ा हुआ है तो जो दूसरा बनाएंगे इसका प्रोडक्ट, उसमें आप कहाँ जोड़ देंगे, इसको बिलो दी प्लेन जोड़ देंगे, ठीक है, दूसरे वाले में इसको बिलो दी प्लेन जोड़ देंगे। तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे, इधर मिथाइल है, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे बताओ, एक दूसरे के एनेंशियोमर होंगे, आपस में मिरर इमेज होंगे, लेकिन एक दूसरे को सुपरइम्पोज नहीं होंगे, इनको एनेंशियोमर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अपन और आगे देखते हैं। और एग्जांपल्स लेते हैं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कोई सिंपल सा कोई एग्जांपल दिया, अच्छा इसी के अंदर जैसे मान लो कि मैंने एक बार मैं इसी को बना रहा हूँ, इसके अंदर मैंने कुछ ऑप्शंस दिए आपको, यहाँ पर कह दिया मैंने Br2H न्यू। अब मैं एक बात और बता रहा हूँ आपको, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड जो रिएजेंट है वो भी फ्री रेडिकल्स बनाने का काम करता है, मतलब जैसे ये कर रहा है ना वैसे ही वो भी करता है। तो अगर आपके पास में ये चीज आती है ना, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड लिखा हो यहाँ पर और साथ में सनलाइट लिखी हो, ठीक है, या हाई टेम्परेचर लिखा हो, है ना, या क्या लिखा हो बताओ, हाई टेम्परेचर, उसके अंदर भी लिख सकता है हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो आप जैसा उसमें बनाते हैं वैसा ही इसमें बनाएंगे, ठीक है। और ये ज्यादा अच्छा रिएजेंट है, उसके बजाय मैं अभी चर्चा करता हूँ आगे। लेकिन अगर मान लो इनके साथ में कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो फिर ब्रोमीन का एडिशन डबल बॉन्ड पे होगा, ठीक है। तो तीनों के अंदर मैं यहाँ पर बनाऊं प्रोडक्ट, तो देखिए ऊपर वाले में अभी अपन ने देखा, अब मैं साथ में ये बताने वाला हूं कि ऊपर वाले में ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता है, ठीक है। दूसरे वाले में जो है वो अपना ये बन गया, दूसरे वाले में भी ये बन गया, और तीसरे वाले में ये बना यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बताया कि ट्रांस एडिशन होता है, अपन आगे बात करने वाले हैं इसकी, ठीक है। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा इंटरमीडिएट है, और उसमें ट्रांस एडिशन, एक हैलोजन अबव द प्लेन जुड़ेगा तो दूसरा कहाँ जुड़ेगा, बिलो द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूं तो एक हैलोजन अगर अबव द प्लेन जुड़ेगा तो दूसरा ब्रोमीन एटम कहाँ जुड़ेगा बताओ, बिलो द प्लेन जुड़ेगा। अब इनमें देखो क्या प्रॉब्लम होगी, इसका एक दूसरा कायरल जो बना था वो मैं एक बार फिर से बनाता हूँ यहाँ पर। एक तो ये बन गया, और जो दूसरा जो कंपाउंड बना था वो मेरा ये बना था, जिसे मैंने इसको बिलो द प्लेन जोड़ा था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। साथ में आपको बताया कि HBr बनेगा, इसमें साथ में क्या बनेगा बताओ, HBr, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो HBr क्या कर सकता है बताओ, डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो डबल बॉन्ड पर साथ में जो HBr बनेगा वो यहाँ पर भी रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी तो उसमें HBr जुड़ेगा। अब आप बताओ कि HBr को मेरे को जोड़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवानी है, तो H को कहाँ जोड़ूं और Br को कहाँ जोड़ूं, H को यहाँ जोड़ूं, Br को यहाँ, या फिर H को यहाँ, Br को यहाँ। तो ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा, उसके बाद में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा अगर कार्बोकेटाइन यहाँ से बनता है या फिर क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर अगर H मेरा यहाँ जुड़ गया तो कार्बोकेटाइन जो वहां बन जाएगा, ठीक है, और H वहां जुड़ा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा। अब दोनों में चेक करते हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। ये कार्बोकेटाइन में आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर 3 क्या है बताओ, लोन पेयर है। तो ब्रोमीन पे लोन पेयर देखो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, ये एक तरह का कॉन्जुगेशन है, ये मतलब यहाँ पर क्या होने वाला बताओ, रेजोनेंस होने वाला है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस होगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ये कार्बोकेटाइन, ये एक तरह से बैक बॉन्डिंग होने वाली है, बैक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज होगा, इसका मतलब प्लस यहाँ आएगा और H यहाँ जुड़ेगा, तो जो नया प्रोडक्ट अपना बनेगा तो ये तो अपना था ही, इसके बाद में एक और जो नया बन सकता है इसके अंदर वो ये बन सकता है, ठीक है, ये बन गया, और जो हो Br यहाँ भी जुड़ा और यहाँ भी जुड़ा। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, देखो प्रॉब्लम क्या है,
उसके अंदर एक कंपाउंड नहीं बन रहा, ये तो मान लो कि एनेंशियोमर है लेकिन साथ में ये कंपाउंड ही बनेगा, थोड़ी बहुत ब्रोमीन सीधा भी जुड़ सकती है तो ऐसा कंपाउंड भी वहां पर साथ में बन सकता है, तो सबके सब कंपाउंड बनने का चांस वहां पर रहेगा, तो प्योर नहीं बनेगा। आपको क्या नहीं बनेगा बताओ? कंपाउंड प्योर नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको प्योर बनाना है तो आप NBS लेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रिएजेंट है। क्यों है? क्योंकि NBS एक्चुअल में क्या करता है कि लो कंसंट्रेशन में ब्रोमीन क्रिएट करता है। क्या करता है बताओ? ये लो कंसंट्रेशन में ब्रोमीन जनरेट करता है, तो वो ब्रोमीन जब लो कंसंट्रेशन होगी तो यहाँ पर आगे एडिशन रिएक्शन होने के चांस क्या रहेंगे? कम रहेंगे। तो इसलिए मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ये रिएजेंट जो है वो ज्यादा अच्छा रिएजेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर एनेंशियोमर नहीं बनेगा, एनेंशियोमर तो बनेगा ही, लेकिन साथ में जो और प्रोडक्ट बन रहे हैं ना वो बहुत ही कम बनेंगे, क्योंकि ब्रोमीन की कंसिस्टेंसी यहाँ पर क्या रहेगी बताओ? कम रहेगी। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा रिएजेंट है ब्रोमो प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब अगर ब्रोमीन की रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर जो वो एंटी एडिशन होता है, तो आप ये आप जानते ही हैं, आगे बात करेंगे अपन आगे। ठीक है, तो ये हुआ अपना सिंपल सा ब्रोमिनेशन। चलिए अब देखिएगा आगे, अब अगर मान लो अपन क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के एनर्जी डायग्राम वहां पर बनाए, एनर्जी डायग्राम है ना, तो मैं यहां पर बना रहा हूं एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम किसके बताओ? ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन के। तो देखो आप, एक तो मैंने लिया था ये क्लोरीनेशन की बात की थी अपन अभी, और एक मैं इसमें ब्रोमिनेशन ले लेता हूं, एक मैं लेता हूं उसमें ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो एनर्जी डायग्राम देखिएगा, आपको बताया यहां पर लेता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर लेता हूं मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, यहां पर लेता हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, यहां पर लेता हूं मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ ले रहा हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अभी अपन क्या देखा कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन क्या बताओ? ज्यादा रिएक्टिव, और वो क्या बताओ? ज्यादा सिलेक्टिव है। ठीक है, तो ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब उसको कंप्लीट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए बताओ? कम चाहिए। तो ज्यादा रिएक्टिव में एक्टिवेशन एनर्जी क्या दिखाएंगे यहाँ पे? कम दिखाएंगे। ठीक है, और ये एक्जोथर्मिक होती है। क्लोरीन क्या होता है बताओ? एक्जोथर्मिक होता है, तो ये कर्व नीचे तक आएगा। यहाँ पर अपना जो है वो एल्केन था। ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रांजिट स्टेट बन रही होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा तो एल्काइल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्लोरीनेशन के लिए बिल्कुल ही कम है। ये क्या बताओ? आपकी बिल्कुल ही कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी भाई लो एक्टिवेशन एनर्जी है, लो एक्टिवेशन एनर्जी है, तो जो रिएक्शन है वो क्या होगी बताओ? फास्ट होगी। एक्टिविटी कम है तो रिएक्शन क्या होगी बताओ? फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, ये अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ब्रोमिनेशन के लिए अगर ऐसा एनर्जी डायग्राम अपन बनाए तो वहां पर क्योंकि वो स्लो रिएक्शन कर रहा है इसलिए उसकी एक्टिविटी एनर्जी क्या आएगी बताओ? ज्यादा आएगी। ठीक है, और वो एक्चुअल में एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वो क्या बताओ? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो देख लो आप इसके अंदर ब्रोमिनेशन के अंदर जो कर्व आएगा उसमें एक्टिविटी एनर्जी क्या आएगी बताओ? ज्यादा आएगी, और वो एक स्लो रिएक्शन है। ठीक है, तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, तो रिएक्शन क्या होगी बताओ? स्लो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो दोनों की एनर्जी डायग्राम अपन बना सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर एलाइलिक और जो बेंजाइलिक के ले लेता हूँ, देखिएगा थोड़े बहुत क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, उसके बाद लेक्चर को फिनिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए देखो जो कॉमन मिस्टेक हमसे हो जाती है उसकी अपन यहाँ बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये मेरे को दे दिया कि भाई ये दे दिया 1 ब्यूटीन। ठीक है, अब 1 ब्यूटीन की रिएक्शन करा दी किससे बताओ? ब्रोमीन से। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो एलाइलिक कार्बन से होगा सब्स्टिट्यूशन, क्यों? क्योंकि इसका तो आपको मालूम है कि जहाँ पे भी मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वहीं से ये सब्स्टिट्यूशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा, इसका मतलब ये हो गया मेरा एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक रेडिकल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो ध्यान कर रखना है, इसमें ये भी चेक कर लेना है कि कहीं ये रेडिकल दूसरी स्टिक से जो बना रहा है उसमें कोई नया तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आप इसमें आप देखेंगे तो देखिए इसकी जो दूसरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी तो उसमें क्या होगा कि ये जो है वो इसका होमोलाइसिस होगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और रेडिकल जो है वो वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी दूसरी जो स्ट्रक्चर आएगी वो ये वाली आएगी। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे इससे जो बनेगा प्रोडक्ट वो अलग बनेगा, इससे जो है वो क्या बनेगा बताओ? अलग बनेगा। तो ये गलती हो जाती है ना, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि कहीं जो रेडिकल अपना बन रहा है, इंटरमीडिएट जो रेडिकल बन रहा है वो रेडिकल कहीं ज्यादा स्टेबल, सॉरी कहीं वो दूसरे में रीअरेंज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट इसका भी बनेगा, मतलब जो अगली बार जो Br2 आएगा रेडिकल बनने के बाद जो Br2 आएगा वो Br2 यहाँ पर Br रेडिकल आएगा, आपको पता है स्टेप आपको पता ही है। ठीक है, और इसके बाद में जो Br2 आएगा वो जो है वो इस रेडिकल पर भी जुड़ सकता है। ठीक है, और इस वाले रेडिकल पर भी जुड़ सकता है,
इस वाले रेडिकल पर भी जुड़ सकता है। तो दोनों ही बनेंगे, हालांकि यहाँ पर ये ज्यादा बनेगा क्योंकि 2 डिग्री एलाइलिक था और ये क्या था बताओ 1 डिग्री एलाइलिक। तो 2 डिग्री एलाइलिक ज्यादा स्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, ज्यादा बनेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट भी वहां पर बनेगा, तो उसका भी खास ध्यान रखिए, ठीक है। अब बेंजाइलिक के भी आप देखो चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा बेंजाइलिक में चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दे दिया आपको, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि भाई इसकी रिएक्शन कराएं ब्रोमीन से सनलाइट की प्रेजेंस में, तो कौन सा बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेंजाइलिक कार्बन से ही H को रिप्लेस करना है। कहां से करना है बताओ, बेंजाइलिक कार्बन से ही H को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो बेंजाइलिक कार्बन से जब हम H को रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये वाला आ जाएगा Br, ठीक है। और साफ दिख रहा है आपको ये ऑप्टिकल एक्टिव भी है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है बताओ, एक H है, इधर मिथाइल है, इधर फिनाइल है, तो ऑप्टिकल एक्टिव भी है ये। तो इसका मतलब इसका दूसरा जो एनेंशियोमर है वो भी बनेगा। तो एक तो ये वाला हो गया, और इसका जो दूसरा एनेंशियोमर है वो ये वाला आ जाएगा, इसका दूसरा एनेंशियोमर। तो एनेंशियोमर्स का भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा एनेंशियोमर इसका ये वाला आ जाएगा, जिसमें आप इसको बिलो दी प्लेन जोड़ देंगे, ठीक है। इधर जो है वो H जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर मिथाइल है, तो दूसरा एनेंशियोमर भी यहाँ पर बनेगा। तो ये जो वो बनेगा, तो 2 डिग्री बेंजाइलिक रेडिकल है। अगर आप मान लो इसको 1 डिग्री बेंजाइलिक भी दे देता आपको, अगर मान लो एक यहाँ जोड़ देता है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री बेंजाइलिक है, और वो क्या बताओ 2 डिग्री बेंजाइलिक, तो उसमें भी ध्यान रखना है आपको कि 2 डिग्री बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल है, तो 2 डिग्री वाले का प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, ज्यादा बनेगा। और रिलेटिव रेशियो देखो वही रहेगा 1:82, ठीक है। तो 1 डिग्री होगा तो आप 2 डिग्री वाला ही बनाएंगे वहां पर, ठीक है। जैसे कि मान लो इसके अंदर आपसे पूछ ले, ऐसा दे दे आपको, ठीक है, ये दे दे, ठीक है, और आपको पूछ ले ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे और पूछ ले भाई प्रिंसिपल कौन सा बनेगा, तो यहाँ तो 3 डिग्री बेंजाइलिक है और यहाँ पर क्या होगा 2 डिग्री बेंजाइलिक है, और 3 डिग्री वाले की रेट आपको 1600 टाइम ज्यादा है 1 डिग्री से, और 2 डिग्री से भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप दूसरा नहीं बनाकर इसको, मतलब इसको आप ऐसा कैसे छोड़ देंगे, ठीक है, और जो ये वाला जो प्रोडक्ट है उसको ही आप बताएंगे भैया प्रिंसिपल प्रोडक्ट, यही बनेगा प्रिंसिपल प्रोडक्ट। तो आपको ये खास इन चीजों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज हमने पढ़ा फोटो हाइड्रोजनेशन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।